नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल MSH क्लासेस पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को सबको मालूम हो चुका होगा कि JSSC ने टेंटेटिव डेट एग्ज़ाम का निकाल दिया है। 14 और 15 अक्टूबर को एग्ज़ाम है। तो अब एग्ज़ाम डेट आ चुका है, तो आप लोग अब कमर कस लीजिए, अब बिल्कुल भी तैयारी में लग जाइए। एकदम ढील देना नहीं है दोस्तों। अगर रिज़ल्ट इस बार करना है तो आपको तैयारी में लग जाना है और MSH क्लासेस आप लोगों के साथ है। अगर आपको रिज़ल्ट अपना एग्ज़ाम को रिज़ल्ट में कन्वर्ट करना है तो MSH क्लासेस के साथ जल्द से जल्द जुड़ जाए। और जितने भी आपके साथी हैं जो अभी तक MSH क्लासेस के साथ नहीं जुड़े हैं, उन सब को आप MSH क्लासेस के साथ जोड़ लीजिए। अगर आपको रिज़ल्ट देना है दोस्तों, इस बार बेरोज़गारी के दंग से अगर आपको निकलना है और अगर JSSC में नौकरी पाना है तो MSH क्लासेस ही एक रास्ता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग शिष्ट कथा में रद्दी कागज़ देखते हैं, क्योंकि कल ही आप लोग का बहुत सारा का कमेंट आया था कि पहले कहानी किया जाए, उसके बाद उसका MCQ कराया जाए। इसीलिए दोस्तों, मैं सुबह ही बता चुका हूँ आप लोगों को कि अभी कहानी करेंगे, उसके बाद सुबह में हम इसी का MCQ कराएंगे। चलिए बिना देर किए हम लोग कहानी स्टार्ट करते हैं। कहानी है दोस्तों रद्दी कागज़, जिसके लेखक कौन है? विशेश्वर प्रसाद केसरी, BP केसरी। ठीक है दोस्तों। और यही BP केसरी जो है दोस्तों, इन्हीं का शोध संस्थान कहाँ पे है? पिठोरिया में है। यहाँ नागपुरी यही शोध संस्थान में नागपुरी का क्लास हमेशा चलता है, सालों भर चलता है। आप लोग आके वहाँ पे बुक का जखीरा देख सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग कहानी स्टार्ट करते हैं। रद्दी कागज़ बेच, रद्दी कागज़ बेच। यहाँ एक जो बेचने वाला है वह चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि रद्दी कागज़ बेच, रद्दी रद्दी कागज़ बेच। भोलवा जब जब रद्दी कागज़ कीने के लिए फेरी लगाते, हमर टोला से पार होवेला। हमरे उकर ई बोली में कई किस्म कर अर्थ परमार्थ सूझे लागेला। जो भोलवा है, भोलवा जो है यह रद्दी कागज़ बेच, रद्दी कागज़ बेच कह के हमारे टोले से जब वह फेरी लगाते हुए चिल्लाते हुए निकलता है, तो उसका जो यह फेरी लगाने वाला जो आवाज़ है, उसकी जो बोली है, वह मुझे कितने प्रकार का किस्म किस्म का अर्थ और परमार्थ सुनाने लगता है, बूझने लगते हैं। सबसे पहले पहले तो उकर सुई कर नोक लाखे पातर सूर ऐसन खुपेला जैसे सोझे सोझ कान के छेदत है। और जब सबसे पहले जो वह चिल्लाता है रद्दी कागज़ बेच, रद्दी कागज़ बेच, और यह जो उसका सूर है वह सुई की नोक की तरह मेरे कान को सीधा सीधा छेद करते हुए सुनाई देता है। उकर बाप सुई देवत रहे हमरे के, जब कबीराज बरिया फेल कर जाए। और जो भोलवा का जो बाप है था, वो क्या करता था? हम लोग को सुई देता था। किसको? यहाँ पे कवि खुद के बारे में बताया जा रहा है, कह रहा है कि हमें भोलवा का जो बाप है वह सुई देता था। जब उस वक्त का नामी गिरामी कबीराज फेल कर जाता था, तब आके जो भोलवा का बाप था वह सुई दे के हम लोग को ठीक करता था। से घड़ी हमरे बाँह बाँह उकर बट अगुआए के बाबूजी हमरे मूड़ के दोसर बट धैर के घुराए देवे। और यहाँ पे जब वह सुई देने में भोलवा का बाप सुई देने लगता था, तो जो लेखक है उसके पिताजी भोलवा के बाप के तरह कवि का जो बाँह है उसको करके और उसके मूड़ को दूसरे तरफ घुमा देते थे। मगर सुई बाँह में ठेके और हमरे चिचियाए लागी। और जब सुई जो है वह बाँह में जैसे ही मेरा टच होता था, हम क्या करते थे? चिल्लाने लगते थे। चिचियाना का अर्थ होता है चिल्लाना। भोलवा कर ई बोली के सुन के एखनो बुझाइल कि खूब जोर से चिचियाले तनी जीव अस्थिर होतक। और भोलवा का अभी जो बोली है उसको सुन के अभी भी मुझे लगता है कि उसी तरह जिस तरह से जब हमको सुई पड़ता था और हम चिल्लाते थे तो हमें आराम थोड़ा मिलता था, वैसे ही अभी भी लगता है कि उसकी आवाज़ सुन के हम थोड़ा चिल्ला ले तो मेरा जो जीव है वह थोड़ा अस्थिर हो जाएगा। फिर बुझाइल कि वो हमरे के रद्दी कागज़ कहत है।
ए रद्दी कागज मन रद्दी कागज बेच देवा। और इसके बाद हमें ऐसा महसूस होता है कि वह हम ही लोग को रद्दी कागज कह रहा है। और वाकई में यह आगे क्या कह रहा है, ए रद्दी कागज मन। रद्दी कागज मन अर्थात जो रद्दी कागज बेचने वाला है उन सभी को वह रद्दी कागज बोल दे रहा है। ठीक है, रद्दी कागज बेच हम रहे होली रद्दी कागज लय हमरे, अब हम ही लोग हो गए भोलवा के लिए रद्दी कागज। अरे सार तो आपने रद्दी कागज लखे बेगर भेद कर होले और हम रहे के कहिस ले रद्दी कागज। अब कवि आगे कह रहा है अरे सार। सार का मतलब यहाँ गाली नहीं हुआ दोस्तों, ठीक है। हम लोग का जैसे ग्रामीण इलाके में परिवेश में जैसे किसी को प्यार से दादा वगैरह बुलाते हैं तो अरे सार इधर आओ कह के, ठीक है। तो इसी तरह से कवि कह रहे हैं अरे सार तो अपने ही रद्दी कागज लखे बेगर भेद कर ही और हम ही लोग को तुम क्या बोल रहे हो, रद्दी कागज कहिस ल। मगर भोलवा बेजाय नहीं कहत रहे शायद, और लेकिन भोलवा जो है वह बिना मतलब का रद्दी कागज नहीं कह रहा था। हम लोग की ज़िंदगी वाकई में रद्दी कागज की तरह हो गई है। रद्दी कागज बेच के नोन तमाकू कर खर्चा निकलाए चाहे छुआ पुता के महीना कर आखिरी दिन में कोनो कोनो घटल टूटल पुराय तक बात नौकरिया आदमी के कोनो ऐसन अनजान चीज़ ना लागे। अब यहाँ पे रद्दी कागज बेच के जो भोलवा है वह अपना नोन का अर्थ होता है नमक और तमाकू का अर्थ होता है तमाकू ही, तो यह नोन और तमाकू का खर्च निकालता था। और छुआ पुता के महीना कर आखिरी दिन में कोनो कोनो घटल टूटल पूरा तक बात नौकरिया आदमी ले कोनो ऐसा अनजान चीज़ ना रहा है। और लेकिन यहाँ पे क्या बात किया जा रहा है, भोलवा तो हर चीज़ पूरा कर ले रहा है बेच बाच के, लेकिन यहाँ नौकरी वाला जो आदमी है महीना के आखिरी में एक एक चीज़ जुड़ाने में उसे थोड़ा कठिनाई होने लगी है, ये चीज़ कहा जा रहा। तो ई तो रद्दिए कागज तूल नी होली हमरे। और इस तरह से हम लोग क्या हुए, रद्दी कागज ही हुए। क्यों रद्दी कागज हुए, क्योंकि महीना के आखिरी में हम लोग अपनी ज़रूरत की सामान को भी खरीद नहीं पाते हैं, इस तरह से हम लोग रद्दी कागज हुए। तो एक माने में वो ठीके कहेला शायद। और इस तरह से कवि आगे कह रहे हैं, इस तरह से अगर देखा जाए तो भोलवा जो है हम लोग को रद्दी कागज कह रहा है, ये शायद सही कह रहा है। आगे देखते हैं। मुदा असली दर्द तो हमके तब सालेला जबकि उकर बोली से उकरे दर्द भपके तर सुनाएला। अब यहाँ पे आगे कवि कह रहे हैं मुदा लेकिन असली दर्द तो मुझे तब होता है सालेला अर्थात महसूस होता है जब उसकी बोली में उसका दर्द क्या होता है, झलकने लगता है। देख रे भाई का रही। और आगे कह रहा है भोलवा, देख रे भाई का रही का होली, किस तरह से हम थे और अभी किस हाल में हो गए। हम अब रद्दी कागज हो गेली। और आगे कह रहा है कि हम खुद अब रद्दी कागज हो गए। हमर लायक तोहरे ठीन का है कि हमरे के देव हम के देव। अब आगे कह रहा है कि आखिर हमरे लायक मेरे लायक तुम लोग के पास क्या है, आप लोगों के पास क्या है जो दोगे, जे रद्दी मद्दी होए से कहे दे दे। और आगे कह रहा है कि जो भी रद्दी मद्दी है उसी को मुझे दे दो, सेथी नहीं लेवब भाई दाम दे देवब। और आगे कह रहा है कि सेथी नहीं लेंगे, फ्री में हम यह नहीं लेंगे, रद्दी दोगे उसको भी हम फ्री में नहीं लेंगे, उसका भी हम दाम देंगे। मगर 2 पैसा हो जाएला कुछ तो दया कर। और इसी तुम लोग का रद्दी कागज जो देते हो उसी से मेरा 2 पैसा हो जाता है, ये सोच के मुझ पे कुछ दया करो। रद्दी कागज बेच ये धुन है। आगे देखते हैं। दूर से सुना थे भोलवा कर हाँक, थकल उदास चिड़चिड़ाल उकर बापो कर एहे हाल रहे। अब यहाँ पे क्या कवि आगे कह रहा है कि भोलवा का आवाज़ जो है वह दूर से ही सुना रहा है, उसके चिल्लाने का हाँकने का आवाज़ दूर से ही सुना रहा है। और उस आवाज़ में क्या है, थकावपन है, उदासी है और चिड़चिड़ापन भी है। और भोलवा का जो बाप होता है वह भी इसी हाल में था। जे कई देलक से होवेक चाहिए। और भोलवा के बाप में एक आदत था कि वह किसी बात को अगर बोल देता था तो वह चीज़ होना ही चाहिए। नहीं होले
कोई मोरो चाहे जियो उके कोनो परवाह न के। अगर नहीं होगा वह काम जो बोल दिया है तो किसी का जीना या मरना उससे उसको कुछ परवाह नहीं पड़ता था। नारी धरते मात्र उकर सवाल। और किसी का भी भोरवा का बाप जो होता है वह एक कविराज रहता है, ठीक है। और यह कविराज वह अपने अपने बाप से सीखा था, ठीक है। भोलवा के दादा से सीखे थे कविराज, ठीक है। कविराज रहता है, कौन रहता है? तो भोलवा का बाप रहता है। यह भी प्रश्न बन सकता है। और नारी धरते मात्र उकर सवाल होता, बस 5 रुपया धैर दे। और किसी का भी जब नारी वह देखता था, नारी का मतलब यहाँ पे नारी लड़की वाला नारी नहीं दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे नस वाला नारी, ठीक है, नाड़ी। तो उसको जब वह किसी भी रोगी का पकड़ता था और पकड़ने के साथ ही बोलता था पहले 5 रुपया क्या करो, फीस जमा कर दो। पहले सस्ता परिया में वो 1 रुपया सगुन लेवत रहे। और जब पहले सस्ता परिया था, सस्ता दिन माहौल था, तो उस वक्त क्या करता था, वह 1 ही रुपया फीस लेता था। महंगी बढ़ते गेलक, उकर रेट भी बढ़ते गेलक। और जैसे जैसे महंगाई बढ़ने लगी उसका रेट भी बढ़ने लगा। तब आदमी इतना जानत रहे कि वो फीस मांग देलक तो बेमरिया के कोनो डर न खे। और उस वक्त लोगों का ऐसा विश्वास हो गया था कि अगर भोलवा का बाप फीस मांगा है तो मीन्स कि अब बीमारिया जो भी रोगी आदमी है उसका रोग ठीक हो ही जाएगा। आगे देखते हैं। ऊ तो सारा चढ़ल आदमी के भी जियाए देवे पारे, ऐसन विश्वास रहे आदमी मनक, ठीक है। और जो भोलवा का बाप था वह चढ़ल आदमी अर्थात जो एकदम बीमारी से लथपथ था, बेहोशी के आलम जैसा था, एकदम चलने फिरने में भी कमज़ोर हो चुका था, नहीं सकता था, मरने के करीब पहुंच चुका था, वैसे आदमी को भी यह जिला देता था। ऐसा लोगों का विश्वास बन चुका था किस पे? भोलवा के बाप पे। और नारी देख के चुप रह गेलक, दवाई मन दे के चुपचाप चल देलक। फीस कोई देलक तो लेलक, नहीं तो फेंक राखलक। तो जानल बात रहे कि रोगी नहीं बाँची, रोग असाइध है। और जब वह नारी देखने के बाद चुप रह जाता था और पैसा नहीं मांगता था, नहीं तो नारी धरते ही तो बोलता था कि 5 रुपया रखो। लेकिन अगर चुप रह जाता था और दवाई मन दे के भी चुपचाप अगर चल जाता था, दवाई देने के बाद भी अगर पैसा नहीं मांगता था, और अगर कभी कोई फीस दे देता था तो ठीक है, और अगर नहीं दिया फेंक के चला गया, ठीक है, फेंक देता था, तो समझ लो कि क्या है, रोगी अब नहीं बचेगा, क्योंकि यह रोग बहुत बड़ा रोग उसे है। भोलवा कर बाप नामी कविराज रहे। भोलवा का बाप जो है वह क्या है, नामी गिरामी क्या रहता है, कविराज रहता है, वैद्य रहता है। आगे देखते हैं। कहे ले कविराज मगर उकर ठिना होम्योपैथी डॉक्टरी चीर फाड़, बेगर चीर फाड़ वाला चांसी झाड़ फूक मंत्र ताबीज सभे कुछ रहे। कहने का तो वह कविराज था, वैद्य था, लेकिन उसके पास होम्योपैथी का भी इलाज होता था, डॉक्टरी वाला चीर फाड़ का भी इलाज होता था, और चीर फाड़ करने वाला जो चांसी अर्थात जो चीर फाड़ करने का जो साधन होता है, ठीक है, सामान होता है, वह सब भी इसके पास देखने को मिलता था। और झाड़ फूक में भी करता था, और दावा ताबीज़ ये वगैरह भी भोलवा का बाप देते थे, ठीक है। मीन्स कि वह ऑलराउंडर थे, हर एक चीज़ का इलाज करते थे। अगर किसी को बीमारी है तो बीमारी को ठीक करते थे, और अगर उसे डायन बिसाही अगर पकड़ ले तो उसको भी मंत्र से झाड़ फूक करके ठीक कर देते थे। इसीलिए भोलवा का बाप एक ऑलराउंडर थे। एक ध तो हम अपन आँख से उके बरवट दागे देख रहे। और कवि यहाँ पे कह रहे हैं कि भोलवा का बाप को हम एक बार खुद अपनी आंखों से देखे हैं बरवट दागते हुए। अर्थात बरवट का मतलब क्या हुआ दोस्तों, जब कहीं पे किसी का कोई दाग वगैरह हो, कोई जख्म वगैरह हो, या किसी को कोई डायन भूत धर ले तो उसे दाग के भगाने का काम, ठीक है। पिल्ही ठीन कर मांस ऊपर का दे देलक, ठीक है। पिल्ही अर्थात जो हम लोग का कमर है उसको पिल्हा जो पिछवाड़ा होता है ना, उसी को पिल्ही कहा जाता है, ठीक है। तो उसी ठीन का मांस कर ऊपर का दे देलक, सेकर ऊपरे का जानी काचा बांस कर
खपाची के राख देलक और उसी के ऊपर क्या करता है, कुछ दिया। उसके बाद जो कच्चा बाँस होता है उसका टुकड़ा टुकड़ा करके उसको रख देता है। सेकर ऊपरे कोयर झुरी कर एक ठो छोट मटुक चिनगी राख के कविराज एक अर्रा हो गेलक। और कच्चा बाँस के टुकड़ा को रखने के बाद उसमें जो बैर, कोयर का अर्थ होता है बैर, और जो बैर का झुरी अर्थात बैर का छोटा छोटा लकड़ी को क्या करता है, रख देता है। उसको चिनगी बना राख के कविराज अर्रा हो गेलक। ठीक है, चिनगी मतलब उस जो छोटा छोटा टुकड़ा है लकड़ी का उसको जला के उसके ऊपर रख देता है और वहाँ से साइड हो जाता है। और केरा थंभ कर डांटी, और केरा का जो गाछ होता है उसी को क्या होता है, उस पे डांटी, उसका केरा का जो जो डंठल होता है उसको रख के मंत्र पढ़ के काटे लागलक। और जो केरा वहाँ पे रख के ये सब रखने के बाद सबसे पहले क्या हुआ, कच्चा बाँस रखा, उसके बाद जला हुआ कोयर कोयर का छोटा छोटा लकड़ी रखा, उसके ऊपर केरा का गाछ रखा मतलब छोटा छोटा, और उसको मंत्र पढ़ के फिर चाकू लेके काटने लगा। रामधनिया के कई झन धरले रहें, और यहाँ पे रामधनिया को कई झन धरले रहें। ठीक है, जो रामधनिया है उसको, यही रामधनिया का इलाज करने के वक्त ऐसा हुआ था, और इस चीज़ को कवि जो है अपनी आँखों से देखे थे। बस 1 2 3, 1 2 3 बोला और चाकू काटा थे। ठीक है, और चाकू से काटने लगे, चाकू अर्थात छुरी से। ठीक है दोस्तों, चाकू से काटने लगे। केरा भीतरे कर डांटी के और हिने रामधनी गरगरा थे। और जैसे ही केरा का जो पौधा होता है उसको काटा और इधर से रामधनी क्या हुआ, गरगरा थे, अर्थात वह चिल्लाने लगा। लुगा हटाल गेलक, और जब उसके कपड़ा जो हटाया गया, जो पहना हुआ था, लुगा का अर्थ हुआ कपड़ा। ठीक है, पैंट या धोती लुंगी जो भी हो, उसको जब हटाया गया तो आगे देखते हैं क्या हुआ। तनिकन खराल तैर होई के लुगा, चमड़ा में तो कोनो होइए न खे। और ये सब करने के बाद देखा गया जब कपड़ा हटा के तो सिर्फ लुगा जो है, जो कपड़ा है वह सिर्फ खराब हुआ और कुछ भी नहीं कटा। 4 दिन पाछे ओहे ठिन बड़का गो घाव, और 4 दिन पाछे जहाँ पे ऐसा किया गया था कमर के पास, वहाँ पे देखा गया कि 4 दिन के बाद वहाँ पे एक बड़ा सा क्या हो गया, जख्म हो गया। कविराज कहलक उड़ीद दाल खा, और उसके बाद कविराज क्या कहता है रामधनिया को कि अब जाओ और उड़ीद का दाल खाओ। ठीक है, उड़द का दाल खाओ। एकदम उल्टी मतई कविराज कर। अब यहाँ पे आगे तंज कसा जा रहा है कि यह कविराज का एकदम मत उल्टा लग रहा था। जर कर रोगी के दही खियाए और बेस करे। और जब किसी का बुखार हो जाता था, जर का अर्थ होता है बुखार, फीवर। ठीक है, और फीवर का कोई रोगी उसके पास आता था तो उसे दही खिला के ठीक कर देते थे। खैर फिर का जा मलहम मन देलक, और ढिढरू रामधनी जलखरी और लेबदा लेके पहले तरी जाए लागलक बगीचा अम्बा झारे। और का मलहम दिया और इस तरह से वह ठीक हो जाता है। कौन, और ढिढरू रामधनी। ठीक है, रामधनी जो है उसका थोड़ा सा मोटा है, पेट वगैरह निकला हुआ है। पेट वगैरह जिसका निकला हुआ होता है उसे ढिढरू कहा जाता है। ठीक है, तो यह ढिढरू है कौन, रामधनी। और रामधनी का जो काम होता है वह जाला लेके और लेबदा अर्थात आम को मारने के लिए, आम को मार के तोड़ने के लिए जो होता है उसी को लेबदा कहा जाता है। ठीक है, तो लेबदा लेके वह चल जाता है कहाँ, बगीचा जाता है, और उसी बगीचा में क्या करता है, आम झाड़ने लगता है, आम तोड़ने लगता है। ठीक है, वाह रे कविराज। आगे कवि कह रहे हैं वाह रे कविराज, इके कहे न हिकमत, असल में इस सब गुण वो अपन बाप से सीख रहे ला। और यहाँ पे कहा जा रहा है, इसी को कहा जा रहा है हिकमत, इसी को कहा जा रहा है असल मेहनत, क्योंकि यह सारा गुण वह क्या किया है, अपने बाप से सीखा है। रद्दी कागज बेच, ये जो है कौन चिल्ला रहा है, भोलवा चिल्ला रहा है, यह धुन है एक तरह का। आगे देखते हैं,
भोलवा के आज कागज नहीं मिल की का। और आगे कवि कह रहे हैं, लगता है भोलवा को आज रद्दी कागज नहीं मिला। उकर हाँख भट्टी ठहर बट सुना थे। ठीक है, और उसकी हाँक जो है आज भट्टी ठहर जो है उधर भी सुनाई दे रहा है। पिए के आदत भी इके अपन बापे से लाग रहे। और भोलवा को जो पीने का आदत जो है वह उसके बाप से ही लगा था। आदमी भी अजबे जीव है। और इस तरह से आगे कहा जा रहा है कि आदमी जो है, इंसान जो है वह अजब ही जीव है। गुण धराई नहीं, दोष होले तुरते धराई जाए। और यहाँ पे आगे कहा जा रहा है कि किसी का भी गुण को जल्दी लोग सीखते नहीं हैं, लेकिन अगर दोष को एक बार भी देख लेते हैं तो उसे तुरंत क्या करते हैं, अपने अमल में ले आते हैं। उकर बाप रहे नियम कर बड़ा पक्का। केकर बाप? भोलवा कर बाप जो है वह नियम का बड़ा पक्का आदमी था। बिहान उठे खेत बाड़ी बट से घूर के आवे और 100 दंड बैठकी बांधल रहे उकर। जब वह सुबह उठता था और खेत बाड़ी के तरफ से होके आता था, उसके बाद 100 बार दंड बैठक करता था। और यह इसका हमेशा का बंधा हुआ नियम था। नहाए धोवाए के पूजा पाठ, और उसके बाद नहा धोवा के पूजा पाठ भी करता था। इतना में एक तनी बेरा ऊपरे उठे। ठीक है, इतना में क्या होता था कि थोड़ा थोड़ा सूरज निकलने लगता है। ठीक है, मतलब कि सूरज थोड़ा सा ऊपर चढ़ने लगता है। फिर वो अपन साइकिल लेके राउंड में निकल जाता। उसके बाद वह साइकिल पकड़ता था और राउंड पे चला जाता था कि कहाँ किसकी बीमारी है उसको पता करने के लिए। 10 बजे घूर आता और राउंड से वह 10 बजे वापस घर लौट आता था। संग में शिकार चाहे मछली चाहे अंडा, जे मिले कुछ ना कुछ होवे के चाहिए। ठीक है, उसको साथ में क्या होता है, खाना में उसे या तो शिकार में चाहे मछली हो या अंडा होना चाहिए। मगर मुर्गी छगरी नहीं खाए पी के 1 घंटा आराम। और लेकिन वह क्या क्या नहीं खाता था, मुर्गी और बकरी को वह नहीं खाता था। और खा पी के वह 1 घंटा आराम करता था। 10 बजे लौटता था और खा पी के 1 घंटा आराम भी करता था। तब ले दवाई कुटेक बनाए। और उसके बाद उठने के बाद वह क्या करता था, 1 घंटा आराम करने के बाद उठता था और दवाई कूट के बनाता था। ऊपरी बेरा अगल बगल कर गांव जहाँ जैसन बुलाहट, और ऊपरी समय अर्थात दोपहर के बाद दोपहर में वह क्या करता था कि जिस गांव में भी बुलाहट आता था उसी गांव में वह रोगी को देखने चला जाता था, इलाज करने चला जाता था। घूर के 2 बोतल दारू जे लाइन के राखल रहत रहे, पी के कुछ गाना बजाना चाहे सुइत रहना। ठीक है, उसके बाद शाम में घर आने के बाद क्या होता है, 2 बोतल हमेशा दारू भी पीता था। ठीक है, कौन? भोलवा का बाप। और वह दारू जो है वह पहले ही लेके स्टॉक में रखता है। ठीक है, और जब खाने पीने के बाद वह या तो गाना बजाता था या नहीं तो चुपचाप क्या होता था, सो जाता था। मगर इतना होवत के भी केव उके कहियो तलमलात नहीं देख रहे। और इतना पीने के बाद भी कभी भी उसे कोई नशा में इधर उधर डगमगाते हुए नहीं देख पाया था। मरत दम तक वो अपन ये नियम के पूरा पाबंदी कर साथ निभालक, और मरते दम तक ये अपना इस नियम को पूरे पाबंदी के साथ निभाता है। मगर सार ई भोलवा बाप कर कोनो गुण के सीखे नहीं पारलक। लेकिन भोलवा जो है अपना बाप का ये सारा अच्छा गुण को सीख नहीं पाता है, सिर्फ दारू पीने वाला गुण को सीख पाता है। आगे देखते हैं, रद्दी कागज बेच। यह धुन है, भोलवा चिल्ला रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। भोलवा कर बोली से आप साफ पता लागत रहे कि एकदम रद्दी हो जाए है। अब भोलवा का बोली से अब साफ पता चल रहा है कि वह एकदम रद्दी हो जाए रहे। ठीक है, क्योंकि वह उसे अभी तक सामान नहीं मिला है, रद्दी नहीं मिला है। बोली लड़थड़ा थे और बोली भी उसका लड़थड़ा रहा है। 2 बोतल से
कम नी पी हो शायद। और यहाँ पे कवि कह रहा है कि वह जैसा लड़थड़ा रहा है, इससे लग रहा है कि वह 2 बोतल से कम नहीं पिया होगा शायद, लेकिन शायद जोड़ा हुआ है। ठीक है। सार, बाना भी कम नहीं लगाए। और सार जो है यह बाना भी अर्थात थोड़ा सा बनता भी ज़्यादा है। ठीक है, बनता भी ज़्यादा है ये बोला जा रहा है। पिए कम, पी कम, रंग गाठी पूरे। ये पीता कम है लेकिन दिखाता ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि इसमें बनावटी ज़्यादा है। ठीक है, वह बनने वाला बंदा है। उकर माए बाप उके बहुत मुश्किल से पाए रहे। और उसकी माँ बाप जो होती है किसकी, भोलवा के, इसे बहुत मुश्किल से पाए थे। अब कैसे पाए थे आगे देखते हैं। कहे ना कि उकर माए बाप के छुआ पुता होते नहीं रहे। उसके माँ बाप जो है उसको छुआ पुता नहीं हो रहा था, होवे भी तो नहीं बाचत रहे। और कभी अगर बच्चा हो भी जाता था तो वह मर जाता था। पाछे का जा दवाई बीरो करते छुआ होबो कर लय तो छूछे बेटिए बेटी। और पाछे जब दवाई बीरो होने के बाद अगर छुआ हुआ भी, बच्चा हुआ भी, तो क्या हुआ, सिर्फ बेटी बेटी। 4 गो की 5 गो बेटी तब ले होलक एगो बेटा। 4 या 5, यहाँ देखिए दोस्तों एक स्पेशल नहीं बताया जा रहा है 4 या 5, ये दोनों को आपको एग्जाम में भी याद रखना है क्योंकि इसी तरह से क्वेश्चन बनता है। अब कितना हुआ था, 4 या 5 बच्चा हुआ था, बेटी हुआ, उसके बाद एक ठो क्या हुआ, बेटा पैदा हुआ। मगर 2 साल कर होए के नुकसान हो गेलक। लेकिन 2 साल होने के बाद वह बेटा का क्या होता है, मृत्यु हो जाता है। नुकसान हो गेलक अर्थात मर जाना। कविराज तो जस तस धीरज धरलक। और कविराज तो क्या हुआ, अभी भी धीरज रखे हुए है। कविराज तो कविराजिन, कविराजिन किसको कहा जा रहा है, कविराज की पत्नी को। कविराजिन तो कांद कांद के पगलाए गेलक। और कविराज तो कविराजिन जो है, कविराज की पत्नी जो है वह रो रो के बेहाल हो गई। सेहे घड़ी गांव में एक ठो साधु बाबा आए रहे। और उसी समय गांव में एक साधु बाबा आए थे। से कहलें, कहलें का कहलें आगे देखते हैं। अकबकाओ ना, धीरज धर, अकबकाइए नहीं, आप लोग धीरज रखिए, संयम रखिए। तोर बेटा 1 साल कर भीतर घुर आवी। और आगे कह रहा है कि संयम रखिए, 1 साल के अंदर फिर से बेटा पैदा होगा। भोला बाबा के नीत पानी ढारल कर। और आगे साधु कह रहा है जो भोला बाबा है, शिव शंकर है, भोलेनाथ है, उसको आप क्या कीजिए, पानी ढालिए, उसमें चढ़ावा चढ़ाइए, उसकी उपासना कीजिए। कविराजिन बेस हो गेलक। और इस तरह से कविराजिन जो है वह क्या होती है, ठीक हो जाती है। 1 साल बाद जन्मलक एहे भोलवा। और 1 साल के बाद कौन जन्म लेता है, भोलवा जन्म लेता है, साधु के कहने के मुताबिक। ठीक पहले बेटा तरी। और जो पहले वाला जो बेटा 2 साल के बाद मर गया था, ठीक उसी की तरह एक ठो आँख तनी छोट रहे। और उसके जैसा जैसा उस बेटा का जो 2 साल होके मर गया, उसका भी एक आँख थोड़ा छोटा था, उसी तरह भोलवा का भी एक आँख थोड़ा छोटा था। कविराज अपन गुण सिखाए ले, कम ओरजिस नहीं करलक उके। और जो कविराज है वह भोलवा को अपना क्या है, गुण सिखाने के लिए बहुत मशक्क़त किए। ठीक है, दुलार, दबाव, मायर और आखिर में सब रकम कर फजीहत भी। उसे दुलार से भी बोला, दबाव बना के भी बोला, मार के भी बोला, हर किस्म का उपाय लगा के बोला, लेकिन भोलवा जो है यह माना नहीं। मगर भोलवा अपने टिर्री, लेकिन भोलवा जो है बहुत ही जिद्दी किस्म का था, इसलिए वह नहीं मानता है। वो कहे कि हमके पूरा निघंटू, माधव, निदान, भेषज, रत्नावली वगैरह याद है। और भोलवा इतना घमंड में अपने आप को रहता था कि वह बोलता है मुझे सब कुछ मालूम है, निघंटू, माधव, निदान, भेषज, रत्नावली वगैरह वगैरह सब कुछ, जो जो दवा यूज होता है, प्रयोग में लाया जाता है उसके बाप के द्वारा, वो सब मुझे याद है। जड़ी बूटी सब ऊ चिन्हेला। और आगे कह रहा है कि हम सारा जड़ी बूटी को भी पहचान लेते हैं। कुछ दिन झोला टाइम के भी चले दवाई वाला, और 2-4 पैसा मिलिए जात रहे। और कुछ दिन तो वह झोला टांग के दवा
बेचने के लिए गया था और इसमें उसे 2-4 पैसा भी मिल ही जाता था। मगर बाप कर जिद मजीद से ऊ छोड़ देलक दवाई बीरो कर काम। लेकिन बाप का जो हमेशा उसे डांट डपट के ये काम अच्छे से करने के लिए कहता था, इसी वजह से वह दवाई बीरो का काम क्या होता है, छोड़ देता है। चल गेलक भाटू घर और अंतर फंतर कर काम सीखे लागलक। और इसी दौरान वह क्या होता है, वो काम छोड़ देता है दवाई बीरो वाला और अपने भाटू अर्थात जीजा के घर चला जाता है और अंतर फंतर अर्थात विभिन्न प्रकार के काम को सीखने लगता है। आलता, पाउडर, रंग, नोह पॉलिश उस सभी बनाए लागलक और यहाँ पे जितने प्रकार का मेकअप का सामान है वह सभी वह बनाने लगता है। ठीक है। मगर फिर पूंजी कर कबाहट, लेकिन फिर पूंजी के वजह से, पूंजी की कमी के वजह से वह इसमें टिक नहीं पाता है और यह सब में उकर बाबूजी दिक दिकाय के मोर गेला। और यही सब देखते हुए उसके बाबूजी क्या होते हैं, उससे तिल मिलाते थे और इसी तिल मिलाहा में वह उसका बाप भी इस दुनिया को अलविदा कह गया अर्थात मर गया। भोलवा कर पिए बाय नहीं छूटलक और अभी भी भोलवा का जो पीने का आदत है वह अभी तक भी नहीं छूटा। जदियो कि उकर बाप आखिरी बेरा में शायद, और उसका बाप आखिरी बेरा में शायद इकरे जिद में दारू पिए मांस मछली खाए एकदम छोड़ दे रहे। और इसी के चलते, किसके चलते, भोलवा के चलते है उसका बाप जो हमेशा से अपना नियम का पाबंद रहता था और वह दारू पीना मांस मछली खाना एकदम से छोड़ दिया था और भगवान कर पूजा और गीत में रम जाए रहे। और ये सब छोड़ने के बाद भगवान की आराधना में वह पूरी तरह से अपने आप को झोंक दिया था, रम गया था। रद्दी कागज़ बेच, साला सब रद्दी कागज़ के बेच, साला सब रद्दी कागज़ के बेच। ठीक है, ये धुन है। भोलवा चिल्ला चिल्ला के ये बात कह रहा है। भोलवा कर बोली बदल जा है। क्यों बदल गया था दोस्तों? क्योंकि वह 2 बोतल कम से कम दारू पिया होगा, ऐसा कवि कह रहे हैं। हमर सोचेक में केव उके कोनो कई दे हुई, और हमें ऐसा लग रहा है कि यह जैसा वह पहले सिर्फ रद्दी कागज़ बेच, लेकिन अब क्या कर रहा है, साला सब रद्दी कागज़ के बेच। तो इस तरह से हमें ऐसा लग रहा है कि उसे शायद कोई कुछ कहा होगा, इसलिए वह इस तरह का बात कर रहा है। तब वो 2 ठो बाइक और जोड़ दे है, और इसीलिए वह 2 ठो वाक्य और जोड़ दिया है, साला सब रद्दी कागज़ बेच। ठीक है, साला रद्दी कागज़ कीने ले बाल बच्चा ठोंगा बनाए के बेचे न, और सब कोई के रद्दी कहेला। साला अपने रद्दी कागज़ कीनता है और उसका बाल बच्चा ठोंगा बना के बेचता है, और हम ही सबको क्या कहता है, रद्दी कागज़ कहता है। सब कुछ के रद्दी समझेला और सभी कुछ को वह रद्दी समझता है। देख ही कर तमाशा, इसका तमाशा देखो तो, अपने रद्दी कागज़ खरीदता है, उसका बाल बच्चा जो है वह ठोंगा बनाता है, और हम ही लोग को वह साला रद्दी कागज़ बोलता है। भोलवा केकरो परवाह नहीं करे, और इन सब से भोलवा को किसी भी तरह का कोई परवाह नहीं होता है। सारा सब गेलक तो अब परवाह का, और उसका अब सब कुछ चला गया तो अब उसे परवाह क्या, और के कर और किसका परवाह। 4 खारी खेत रहे उकर अपन हिस्सा कर, और 4 खारी खेत अर्थात अभी के तरह जैसे जो भी डिसमिल वगैरह होता है, तो उसी तरह समझ लीजिए कि 4 डिसमिल उसका खेत था या 4 बीघा खेत था, इस तरह से सोच सकते हैं। बीघा नहीं होगा, बीघा बहुत बड़ा होता था, खाली मतलब छोटा खेत। ठीक है, 4 खेत था, खेत का टुकड़ा था। सब बेच सिरालक, और इस सब को क्या करता है, बेच के सिरा देता है, ख़त्म कर देता है। ये तो दादा पर्याय चीज़ रहे, और यह जो ज़मीन है यह तो दादा पर्याय चीज़ रहे। बाप कर किनल जमीन जायदाद घर दूरा भी बेचिए सिरालक, और यहाँ तक कि दादा वाला तो सिरा ही दिया, बाप का भी जो खरीदा हुआ ज़मीन जायदाद था उन सब को भी वह बेच के खा जाता है। उकर दादा रातू महाराज कर खास वैद्य रहे। केकर दादा, भोलवा का जो दादा था वह रातू महाराजा का प्रमुख वैद्य रहता है। नाव बाजल रहे, उसका नाम दूर दूर तक फैला हुआ था। सांझ बिहान खाटी रसायन और भस्म से हेठे कर बातें नहीं रहे
नहीं रहे हुआ। और वहाँ जो उसके दादा के यहाँ, दादा जहाँ पे काम करते थे, कहाँ काम करते थे, रातू महाराज। तो रातू महाराज में सांझ बिहान खाँटी रस का रसायन जो होता है वह सब होता था, उससे नीचे का बात ही नहीं किया जा रहा। जब राजा घरक कोई सवांग जोर बेराम पड़े और उनकर दवाई से बेस होए, तो वैद्यराज के एक खारी खेत, बेस छापर खेत मिल जाए। ठीक है। और जब कभी राजा रातू महाराजा के घर का कोई भी उसके दवा से ठीक हो जाता था, किससे, जो कविराज का दादा है उससे, अगर उसका बाप है, ठीक है, भोलवा के बाप के से ठीक हो जाता था, तो उसे न भोलवा का बाप नहीं, भोलवा का दादा से ठीक हो जाता था, तो वह उसे क्या करता था, एक खारी खेत मिलता था। और वह खेत कैसा होता था, बेस छापर रहता था, मतलब कि अच्छा उपजाऊपन लिए हुए रहता था। ई किस्म से 7-8 खारी खेत रहे उनका ठीन। और ऐसे करते करते 7 से 8 खारी खेत उनके पास अपना हो चुका था। मोदक फोदक कर आमदनी ऊपरे रहे से रहबे करे। और वह तो रातू महाराजा का खास वैद्य था, इस वजह से उसका तो यहाँ से आमदनी होता था, अगल बगल में भी उसका जो आमदनी होता था वह अलग था। अफराइत काचा पैसा और फुरसत भी अफराइत, ठीक है। और इस तरह से अफराइत काचा पैसा, और उसके पास अनथा क्या था, रुपया पैसा था। और फुर्सत भी अफराइत, और फुर्सत भी बहुत रहता था। क्यों? क्योंकि रातू महाराजा के यहाँ ऐसा थोड़े है कि हर दिन कोई ना कोई रोग हो जाए, तो इसीलिए उसके पास फुर्सत भी बहुत रहता था। आए रहे बंगाल से। और भोलवा का दादा जो है वह कहाँ से आता है, यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है एग्जाम में, कहाँ से आता है, बंगाल से यहाँ आया था। नागपुर का रीति रिवाज पे से लागलक, उनकर गत्तर में तो लानलय उ दू ठो नचनी खास बुंडू से। और जब उसे नागपुर का रीति रिवाज अच्छा लगने लगता है, तो वह क्या करता है, 2 ठो नचनी को क्या करता है, बुंडू से मंगा लेता है अपने यहाँ। शेकर में से एक ठोकर जन्मल रहे भोलवा कर बाप, और 2 गो नचनी लाता है, उसी से शादी भी कर लेता है। और उसी में से 2 नचनी में से एक नचनी के से पैदा कौन होता है, भोलवा पैदा होता है, भोलवा कर बाप पैदा होता है। ठीक है, भोलवा ने, भोलवा का बाप। बेस सुपट नाक मुंह आँख कान, और भोलवा का बाप का बेस क्या रहता है, बहुत अच्छा रहता है, मुंह आँख कान सब बेस रहता है। और से सब कर और कुछ तो नहीं, मगर ताव बाँचल रहे भोलवा कर खून में। अब भोलवा के पास अभी कुछ भी बचा हुआ नहीं है, लेकिन वह अभी भी क्या होता है, अपने घमंड में रहता है, अपने ताव में रहता है कि हम किसी से कम नहीं, ऐसा उसके खून में समाया हुआ है। केकरो बर्दाश्त कर के वो रह जातक, ये तो वो सीखिए नहीं रहे। और किसी को भी वह बर्दाश्त करके रह जाए, ये तो वह सीखा ही नहीं है। आगे देखते हैं। बाप के तो वो अपन चिन्हबे नहीं करलक, तो दोसर के का। वो आगे कवि कह रहा है, वह अपने बाप को तो नहीं चिन्हा, बाप को तो नहीं सही से माना, तो वह दूसरे का परवाह कैसे करेगा। अनेक किस्म कर कारोबार कर के भोलवा थाक जा रहा है। भोलवा के बारे में आगे कहा जा रहा है कि वह किस्म किस्म का कारोबार करके वह बिल्कुल थक गया था। उकर भाग कहियो संग नहीं देलक, और उसका भाग जो है वह कभी भी साथ नहीं दिया। दवाई बीरो से रंग रोगन में उतरलक, और दवाई बीरो के बाद वह रंग रोगन में भी उतर गया, अर्थात विभिन्न प्रकार के काम किया। तब उतरलक मुरही फरही में, और रंग रोगन के बाद वह किस में होता है, मुरही वगैरह बेचने लगता है। आब बगीचा और रातनी मटक कुटिया बनाए ले है, जनी छुआ वन से काठी आइन के बेचैला। और अब क्या कर रहा है, मुरही उरही बेचने के बाद वह वन के अर्रा में, वन के किनारे में एक छोटा सा कुटिया बना लिया है, और उसी में जनी छुआ के द्वारा, उसकी पत्नी और बच्चे के द्वारा वन से काठी लाके बेचने का भी काम किया। 3 पीढ़ी में हमरे भोलवा कहाँ से कहाँ आ गया। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि 3 पीढ़ी होते, देख लीजिए किस तरह से राजा महाराजा के साथ रहने वाला भोलवा 3 पीढ़ी में ही कहाँ से कहाँ पहुँच गया।
ई असली दर्द है जे ओकर बोली से हमर छाती में जाग जाएला, और यही वह असली दर्द है जो उसकी बोली से मेरे छाती के अंदर घुस रहा है, सीने के अंदर महसूस हो रहा है, और हम रद्दी कागज़ के नाव से डेराए लागेला। और इसी तरह कवि कह रहा है, इस तरह से हम अब रद्दी कागज़ के नाम से क्या होते हैं, डरने लगते हैं, क्योंकि जिस तरह से 3 पीढ़ी के अंदर भोलवा का ये हाल हो गया है, तो हो सकता है मेरे भी आने वाली पीढ़ी इसी तरह का हो। यही डर अब मुझे समाने लगा है। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों यह कहानी हम लोग का ख़त्म होता है। सुबह में इसका प्रश्न उत्तर कराएंगे। आप लोग धीरज रखिए, 15 दिन के अंदर पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दिया जाएगा। दोस्तों आप लोग बिल्कुल भी घबराइए नहीं, एमएसएच क्लासेस आपके साथ है, तो आपको किसी भी बात का कोई भी सोचना नहीं है। आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, आप अच्छे मार्क्स लेके आएंगे, ये गारंटी है। चलिए दोस्तों, सुबह में हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए झारखंडी जोहार।